हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्चुअल्स। कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्चुअल्स सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा। आप अपनी कॉपी बुक साथ में खोल लीजिए, नहीं तो सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेज। जो एक्सप्लेन करने का होगा वो बोर्ड पे सामने स्क्रीन पे एक्सप्लेन होगा। सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती है? सेंट्रल फोर्सेस होती है विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। जैसे ये दो बॉडीज हैं, इन दो बॉडीज को आप ज्वाइन कर दीजिए। ऐसी फोर्स जो इस लाइन के अलोंग एक्ट करे, रिपल्जन, अट्रैक्शन, इसी लाइन के अलोंग हो, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। सो व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस? फोर्सेस विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, उनको आप क्या नाम देते हो? सेंट्रल फोर्सेस। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ के फॉर वाटर। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो F0/81 हो जाता है। सो इससे वाटर में फोर्सेस वीक हो जाती हैं, तो डिसोसिएशन बिकम्स इजी, सो इट मेक्स वाटर अ पोलर सॉल्वेंट। थर्ड, अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, व्हाट हैपेंस टू इट्स रेडियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे डिटेल में आएगा। अभी एक बात सुनिए, आपके पास कोई भी बॉडी है, उसको आपने चार्ज दिया, चाहे पॉजिटिव चार्ज दो चाहे नेगेटिव चार्ज दो। ये नेगेटिव चार्ज दिया सोप बबल को, सो इसका हर पार्ट, बाकी पूरा का पूरा चार्ज इस एक छोटे से चार्ज को रिपेल करेगा। इसी तरह ये वाले चार्ज को बाकी सब रिपेल करेंगे, इसी तरह इस चार्ज को बाकी सब रिपेल करेंगे। सो हर सेक्शन, एवरी पार्ट ऑफ द बबल विल बी रिपेल्ड बाय ऑल अदर चार्जेस। देयरफॉर साइज हमेशा क्या होगा? इंक्रीज, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दो चाहे आप नेगेटिव चार्ज दो। ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल्स? फॉर द टाइम बीइंग याद कीजिए, आगे आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल्स के लिए होती है इनफाइनाइट, क्योंकि इनसाइड अ मेटल, इनसाइड अ कंडक्टर फोर्स 0 होती है। ये आगे आएगा, अभी याद कीजिए। व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 का मतलब फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन मीडियम हो गया फोर्स इन एयर, या फिर आप कह सकते हो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको 1 दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, मतलब हम एयर की ही बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद 6th क्वेश्चन, टू चार्जेस आर सच दैट Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। In any case, they will repel each other. 7th, how does the force between the two charges changes if the dielectric of the medium increase in which they are placed increases? F0 by Fm is dielectric constant. So force in medium is force in air divided by dielectric constant. So if dielectric constant increases, force in medium will decrease. तो dielectric constant अगर आप बढ़ाओगे तो force क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। 8th पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन में कह रहा है इन अ मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस d डिस्टेंस अपार्ट इज f। ठीक है, फोर्स दिया हुआ है f, 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दीज बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट द फोर्स बिकम्स 3f। डिस्टेंस चेंज करना है, सेम मीडियम है, r डैश बोल देते हैं डिस्टेंस को, दोनों को डिवाइड कीजिए। f/3f हो गया r डैश का स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो न्यू डिस्टेंस विल बी r/3। सो डिस्टेंस मस्ट बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। बाद में f/3 करना है आपको। f है 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में आपको f/3 करना है 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 बाय r डबल डैश का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, f/f/3 इस सब कैंसिल हो जाएगा, r डबल डैश का स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो r डबल डैश आपके पास आ गया, एक मिनट, ये √3 आना चाहिए था, सॉरी। r डबल डैश आ गया √3 टाइम्स ओरिजिनल। पहले वाले केस में r/√3, सेकेंड वाले केस में r√3। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं 9th पे। प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। डायग्राम मैथमेटिकली 2 नंबर का आएगा, तो मैथमेटिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स को लेके कर दो।
थ्योरेटिकली आप सोच सकते हो रब्ड कॉम कैन अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हुई। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस सो एंड सो इफ द चार्जेस आर म्यूचुअली टच्ड एंड प्लेस्ड। ओके, एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, दूसरा है +2 माइक्रोकूलम। जब आप दोनों को टच करोगे तो शेयरिंग होगी, शेयरिंग विल टेक प्लेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग देयर चार्जेस बिकम इक्वल, दोनों का चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 0। सो क्योंकि चार्ज 0 हो गया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये था नंबर 10। 11th, डज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू फील्ड दैट द चार्ज इटसेल्फ प्रोड्यूसेस। मैं एक चार्ज हूं, क्या मैं अपने ऊपर फोर्स लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, तो आंसर इज नो। 2-point electric charges of unknown magnitude and sign, 12th question, important question है। 2-point electric charges of unknown magnitude and sign are placed at a distance d apart. The electric field intensity is 0, मतलब neutral point है at a point not between the charges but the line charges of line joining on the line joining them। मतलब दो न्यूट्रल पॉइंट बीच में कब नहीं होता, जब दोनों चार्जेस क्या हो, डिसिमिलर। तो एक कंडीशन हो गई चार्जेस डिसिमिलर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा तब न्यूट्रल पॉइंट निकलेगा, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसकी दो कंडीशंस हैं, एक चार्जेस मस्ट बी डिसिमिलर, दूसरा द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस मस्ट बी डिफरेंट। आ जाते हैं 13 पे। आपको याद होगा न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, कहीं नहीं। ठीक, 13th पे आ जाते हैं। 13 कह रहे हैं टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड व्हेन प्लेस्ड एट d distance from each other experience a force F. These two particles are put in contact and again placed at the same distance. What is a new force between them? Nature of new force obviously repulsive. ऑब्वियसली रिपल्सिव, क्योंकि शेयर होने के बाद दोनों में इक्वल चार्ज आ जाता है, चार्ज मैग्नीट्यूड और साइन। सो दोनों के दोनों क्या करेंगे, रिपेल। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम नाउ मोर और लेस? फोर्स हमेशा थोड़ी कम होगी, आप करके देख लो। भले ही कोई भी दो चार्जेस लो, कोई भी दो वैल्यूज लो, दोनों के बीच में फोर्स हो गया, जब दोनों शेयर होकर बराबर चार्ज आएगा तो फोर्स दोनों के बीच की कम हो जाएगी। कोई भी एग्जाम्पल लेके आप करके देख लो। 14th, What is a CGS unit of electric charge? CGS unit इसका क्या होता है? CGS unit होता है स्टैट कूलम। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो, ESU। और इसकी कन्वर्जन होती है 1 कूलम इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। नोट्स में मिसप्रिंटिंग है, 3 × 10⁻³ लिखा है, दैट इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। 15th, what is the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है EMU। पहला था इलेक्ट्रोस्टैटिक ESU, अब है EMU। इसकी वैल्यू 1 EMU आपका बराबर होता है 10 कूलम के, मतलब 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम के। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। 16th क्वेश्चन, व्हाट डज द रेशियो KE²/GeMP? KE²/GeMP, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, सिग्निफाई। ये हो गया KE/GeMP, दोनों को R² से डिवाइड कर दिया। ऊपर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और नीचे आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आ जाते हैं 17 पे। इसका रेशियो आएगा 10⁻40 के आसपास आता है, which shows that electrostatic forces are much greater than the gravitational forces. आ जाते हैं 17th पे। 17 कह रहा है a metallic spherical shell of inner radii R1 and outer radii R2। एक शेल है जिसके दो रेडियस हैं, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। A charge Q is placed at the center of a spherical cavity. What will be the surface density on the inner face? यहां पे आपने Q को चार्ज प्लेस किया तो इंड्यूस चार्जेस आएंगे, यहां नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, कुछ नहीं बोला होता तो इक्वल ले लेते हैं, और बाहर पॉजिटिव +Q, ये इंड्यूस हो जाएगा।
सो सरफेस डेंसिटी इनर वाले की हो गई माइनस क्यू बाय 4πr1², आउटर वाले की हो गई क्यू बाय 4πr2²। सरफेस डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सो माइनस क्यू बाय 4πr1² और बाहर वाले पे प्लस क्यू बाय 4πr2²। आ जाते हैं अगले पे 18th पे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 19th, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस। अब फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ है तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो R बढ़ेगा तो F कम हो जाएगा। अगर होता फोर्स और 1/r² के बीच में ग्राफ, कंफ्यूज मत होना, फोर्स और 1/r², फोर्स और 1/r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स और R इनवर्सली है, फोर्स और 1/r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ग्राफ होता तब, पर ये इस क्वेश्चन में नहीं है। F और R के बीच में ग्राफ बोला तो ऑप्शन होगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20, टू चार्जेस +1 microcoulomb and +4 microcoulomb are situated at a distance in air, ठीक है। The ratio of force acting on them is, okay, टू चार्जेस हैं, आपस में ही फोर्स लगा रहे होंगे, 1 microcoulomb है, 4 microcoulomb है, 1 2 पे जितनी फोर्स लगाएगा 2 1 पे उतनी फोर्स लगाएगा, तो F1 और F2 का रेशियो कितना होगा? 1:1। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। आ जाते हैं 21 पे, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q एंड कैपिटल Q। दो इक्वल चार्जेस हैं कैपिटल Q, एक चार्ज आपने बीच में रख दिया स्मॉल q। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। अब स्मॉल q विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम, ये आपने न्यूमेरिकल्स में भी किया था, क्योंकि कैपिटल Q जितना फोर्स लगाएगा दूसरा कैपिटल Q इक्वल एंड अपोजिट लगा देगा, साइन वाइन कुछ नहीं पता। अब इस कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम के लिए दोनों का फोर्स का सम 0 होना चाहिए, इसको मैंने r बोल दिया, ये डिस्टेंस हो गया r/2। सो KQ/r² प्लस KQ कैपिटल Q/r/2 का स्क्वायर, सम क्या होना चाहिए? 0। सो K और कैपिटल Q कट गया, Q प्लस 4Q इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल q इज इक्वल टू -Q/4। ऐड करके इक्वल टू 0 कब करते हैं? जब आपको डायरेक्शन का नहीं पता। कैपिटल Q को रिपेल करेगा, स्मॉल q कैपिटल Q को क्या करेगा? नहीं पता, इसीलिए हमने क्या किया? इक्वेट नहीं किया, ऐड करके इक्वल टू 0 किया। ध्यान है, ये क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल्स में भी किया था। आ जाते हैं 22 पे, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 22 सामने, अ स्मॉल पॉइंट मास m हैज अ चार्ज q which is constrained to move inside a narrow frictionless cylinder। डायग्राम गिवन है, डायग्राम बना रहा हूं मैं यहां पे, ये कैपिटल Q चार्ज है, नीचे आपके पास ये डिस्टेंस दिया है YD या y0, और ये स्मॉल q। दोबारा पढ़ते हैं, a small point charge m has a charge q which is constrained to move inside a narrow, तो ये ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। at the base of the cylinder is a point charge capital Q having same sign, तो रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को। if the point mass is displaced, okay, पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये रुका क्यों हुआ है? क्योंकि इस पे जो फोर्स है KQQ/d y0 का स्क्वायर, वो वेट को बैलेंस कर रही होगी, ठीक है। अब आप इसको हल्का से डिस्प्लेस करो, जब मैं इसे नीचे डिस्प्लेस करता हूं y डिस्टेंस, जब मैं इसे नीचे डिस्प्लेस करता हूं तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगी। y डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस किया तो ये गैप कितना हो गया? y0 माइनस y, यस और नो? सो अब ये क्या होगा? रिपल्जन इंक्रीज कर जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो गई? जो ऊपर खींचने वाली फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगी, y0 माइनस y हो गया डिस्टेंस, माइनस mg, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। सो एक फोर्स तो रिपल्सिव फोर्स हो गई, एक वेट हो गया, mg की वैल्यू ऊपर से पुट करो, KQQ/y0 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस KQQ/y0 स्क्वायर। अब आपको क्या दिया हुआ है? जब आपने इसे डिस्प्लेस किया और एग्जीक्यूट कर रहा है वो SHM प्रूव करना है, KQQ कॉमन, y0 का स्क्वायर कॉमन,
1 बाय वाई नॉट माइनस वाई का स्क्वायर बाय वाई नॉट स्क्वायर माइनस 1। इकट्ठा करो के क्यू क्यू बाय वाई नॉट का स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस वाई बाय वाई नॉट की होल स्क्वायर माइनस 1। ऊपर ले जाओ के क्यू क्यू बाय वाई नॉट का स्क्वायर 1 माइनस वाई बाय वाई नॉट की पावर -2 माइनस 1। बाइनोमियल थ्योरम लगाओ क्योंकि y बहुत छोटा दिया हुआ है। के क्यू क्यू बाय वाई नॉट का स्क्वायर, बाइनोमियल लगाएंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स, हायर पावर्स नेग्लेक्टेड, -2 को मल्टीप्लाई कर दो -1, ये कैंसिल हो गया। यहां तक मानते हो? इधर तक कोई दिक्कत नहीं। सो ये आपके पास आ गया इसकी वैल्यू। अब के क्यू क्यू बाय वाई नॉट का क्यूब इंटू 2 इंटू वाई, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब SHM होगा। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें फोर्स हो गया इसके इक्वल, मतलब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 2k क्यू क्यू बाय वाई नॉट का क्यूब। ये आ गई स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर 2k क्यू क्यू बाय वाई नॉट का क्यूब। सब कुछ अंदर ले जाइए, रूट 4 पाई स्क्वायर m वाई नॉट का क्यूब बाय 2k क्यू क्यू। 2 से 2 काट दीजिए, k की वैल्यू डाल दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये आ गया 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m वाई नॉट का क्यूब बाय क्यू क्यू। ये आ गया फोर्स का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ, सॉरी टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अब इन टर्म्स ऑफ चार्ज की जगह अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मास निकालना होता या इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी निकालना होता तो ये वैल्यू पुट कर देते। क्यू क्यू की वैल्यू हो गई mg, क्यू क्यू की वैल्यू हो गई mg वाई नॉट का स्क्वायर बाय k। क्यू क्यू की वैल्यू हो गई mg वाई नॉट का स्क्वायर बाय k, k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो सब्स्टिट्यूट दूसरा एक्सप्रेशन वहां पे भी छोड़ सकते हो अगर प्रूविंग के लिए कुछ नहीं है तो। 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m वाई नॉट का क्यूब, क्यू क्यू की वैल्यू mg वाई नॉट का स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो पाई से पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, 4 से 8 कट गया, m से m कट गया, वाई नॉट स्क्वायर से वाई नॉट कट गया, बचा 2 पाई स्क्वायर वाई नॉट बाई जी। ये फॉर्म भी हो सकती है। ठीक, सो दो पॉसिबल आंसर्स हैं, वन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, द अदर वन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल चार्ज एंड कैपिटल चार्ज। दोबारा से कॉन्सेप्ट समझो। आपको क्या बोला? सबसे पहले वो इक्विलिब्रियम में तो वेट को बैलेंस कर रही होगी रिस्टोरिंग फोर्स, वेट्स को बैलेंस कर रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेट के बराबर कर दिया। फिर जब उसे डिस्प्लेस कर दिया हल्का सा नीचे तो इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स हो गई रिपल्सिव फोर्स माइनस वेट, डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। mg की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कॉमन लिया, बाइनोमियल थ्योरम लगाई, बाइनोमियल थ्योरम से मेरे पास फोर्स आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। वो निकालने के बाद स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला, स्प्रिंग कांस्टेंट के बाद टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लगा दिया। ठीक, एक तरीका ये, दूसरा तरीका कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज आएगा, क्यू क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी आ जाएगा। तो दो एक्सप्रेशंस पॉसिबल है इस आंसर के, इस क्वेश्चन के। ठीक, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। इन गिवन फिगर two positive charges Q2 and Q3 are fixed along y-axis, exert a net force in the positive x direction. Okay, ध्यान देते हैं, ये y-axis है, ये x-axis है। Two positive charges Q2 and Q3 fixed along y-axis. Okay, यहां पे है Q2 और इधर है Q3। ठीक है, exert a net force on in the positive direction x direction on a charge q1 fixed along x axis। q2 और q3 दोनों मिलके इस पे इस तरफ फोर्स लगाते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। तो यानी q2 q3 ऑपोजिट साइन के होंगे जो q1 है उससे।
If the positive charge capital Q is added to x0, the force on Q1. Okay. अगर आप यहां पे पॉजिटिव चार्ज लेते हो x,0 पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज लेते हो, टू पॉजिटिव चार्जेस, Q2 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, यानी Q1 हुआ नेगेटिव। तो यहां पे अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो वो इसको और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो इस Q1 पे फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी, शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। गॉट इट? समझ में आया? तो ये थे कॉन्सेप्चुअल्स, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल्स में कुछ लर्निंग वाले पॉइंट्स थे, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स थे, प्लीज उनको अच्छे से कीजिए और जो न्यूमेरिकल्स एक दो थे वो जरूर कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।